नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से संबंधित यह पार्ट 2 वीडियो है। भाषा विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस क्लास में 60 MCQ का अभ्यास कराया जाएगा। पिछले वीडियो में 40 MCQ का अभ्यास कराया गया था। झारखंड CGL और लेडीज सुपरवाइज़र के पेपर 1 और पेपर 2 के सारे टॉपिक्स के वीडियो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। प्रश्न है, गवेषणा शब्द अर्थ परिवर्तन के दृष्टिकोण से किसके अंतर्गत आता है? अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं। पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच, तीसरा है अर्थादेश। यहाँ पर जो गवेषणा जो शब्द है वो अर्थ विस्तार के अंतर्गत आता है। अर्थ विस्तार किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का पहले सीमित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ होता है, बाद में वह विस्तृत अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। गवेषणा का पहले अर्थ गायों को ढूंढने की क्रिया थी। अब आज किसी तरह की खोज, भले ही वह वैज्ञानिक ही क्यों न हो, गवेषणा कहलाता है। अर्थ विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द है। यहाँ दिया हुआ है गवाक्ष। तो गवाक्ष का सीमित अर्थ है गाय की आँख। क्या बताया गया कि अर्थ विस्तार में किसी शब्द का पहले सीमित अर्थ होता था और बाद में वह विस्तृत अर्थ यानी व्यापक अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। तो गवाक्ष जो शब्द है पहले सीमित अर्थ था गाय की आँख और बाद में वह विस्तृत अर्थ को ग्रहण कर लेता है कालांतर में। अब है उस गवाक्ष का अर्थ है खिड़की या झरोखा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ शब्द है तैल। संस्कृत का एक शब्द है तैल। तो तैल का पहले अर्थ होता था सीमित अर्थात तिल का तेल, लेकिन बाद में वह विस्तृत अर्थ को ग्रहण कर लेता है सभी प्रकार के तेल के लिए। सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, अलसी का तेल हो, सभी प्रकार के तेल के लिए होता है। यहाँ तक कि मिट्टी का तेल भी इसी के अर्थ में आ गया। इसके बाद है निपुण। पहले इसका अर्थ था सीमित अर्थ था पुण्य कमाने वाले, बाद में वह विस्तृत अर्थ को ग्रहण कर लेता है। अब इसका अर्थ होता है दक्ष। आज तो किसी भी गलत सही वस्तु का चतुराई से उपार्जन निपुणता के अंदर आता है, निपुणता के अंतर्गत आता है। पहले इसका सीमित अर्थ था केवल पुण्य कमाने वाले के लिए। अब यह गलत या सही तरीके से जो उपार्जित किया जाता है भौतिक संसाधन को, वह निपुणता के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है स्याही। स्याही का शब्द विस्तार हुआ है। पहले इसका अर्थ था काला, काला स्याही, लेकिन अब सभी प्रकार के स्याही के लिए आता है। चाहे लाल स्याही हो, नीली स्याही हो, सभी प्रकार के स्याही के लिए वह स्याही शब्द आता है, यानी इसका अर्थ विस्तार हो गया स्याही का। इसी प्रकार यहाँ सब्जी दिया हुआ है। तो पहले जो सब्जी जो था वह भिंडी, पालक, हरे रंग की जितनी सारी सब्जियां होती थी वह सब्जी कहलाता था। यह सीमित अर्थ के अंतर्गत है, लेकिन आज वह व्यापक अर्थ को ग्रहण कर लेता है। अब सभी रंग की सब्जी सब्जी कहलाती है, चाहे वह सफ़ेद मूली हो, लाल लाल टमाटर हो, गाजर हो, नीला बैगन, सभी के लिए सब्जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृग शब्द अर्थ परिवर्तन के दृष्टिकोण से किसके अंतर्गत आता है? अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। तो मृग शब्द है वह अर्थ संकोच के अंतर्गत आता है। मृग शब्द अर्थ संकोच किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का पहले व्यापक अर्थ होता था, विस्तृत अर्थ होता था, लेकिन कालांतर में वह सीमित अर्थ को ग्रहण कर लेता है, संकुचित अर्थ को ग्रहण कर लेता है, तो अर्थ संकोच कहलाता है। पहले सभी प्रकार के जंगली पशुओं के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया जाता था। जंगली पशुओं के शिकार को मृगिया कहते थे, और जो मृग शब्द है सभी प्रकार के जंगली पशुओं के लिए। इसी प्रकार पशुओं के राजा सिंह को मृगेंद्र कहा जाता है। पशुओं के जो राजा है, जंगली पशुओं को राजा को मृगेंद्र कहा जाता है। इंद्र यानी मृगों का इंद्र यानी राजा। पर आज अर्थ संकोच के कारण वर्तमान में मृग शब्द केवल हिरण के अर्थ में आता है। इसका संकुचित अर्थ हो गया, क्या हो गया? हिरण, हिरण हो गया। लेकिन मृगिया और मृगेंद्र, जो मृगिया शब्द देख रहे हैं और मृगेंद्र शब्द देख रहे हैं, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी मृगेंद्र जो है वह
सिंह के लिए आता है, शेर के लिए आता है, मृगया का आज भी वही अर्थ है, शिकार करना। यहाँ अर्थ संकोच के उदाहरण दिए हुए हैं। वेदना, वेदना का विस्तृत अर्थ था। आप देख रहे हैं कि अर्थ संकोच का विलोम है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार में क्या था कि पहले सीमित अर्थ होता था, बाद में विस्तृत अर्थ। अर्थ संकोच में क्या देख रहे हैं कि पहले विस्तृत अर्थ था, व्यापक अर्थ था, और कालांतर में सीमित अर्थ को ग्रहण कर लेता है। वेदना का पहले अर्थ था सुख और दुख, सभी के लिए वेदना शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज केवल वेदना जो शब्द है वह सुख यहाँ लिखा गया है, वह क्या होगा, दुख के लिए प्रयोग किया जाता है, दुख के लिए। इसी प्रकार यहाँ जो मंदिर जो शब्द दिया हुआ है, सभी भवन के लिए मंदिर शब्द का पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन कालांतर में आज जो है वर्तमान स्थिति में केवल देवालय के लिए वह मंदिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्प का अर्थ था कि सरकने वाले प्राणी जीवों के लिए किया जाता था, चाहे केचुआ हो या सांप हो या अन्य सरकने वाले जीव जंतु, लेकिन वर्तमान में केवल वह सांप के अर्थ में ग्रहण कर लिया है, यानी सीमित अर्थ हो गया है। गोष्ठी शब्द अर्थादेश की किस भेद के अंतर्गत आता है? अर्थादेश के 4 प्रकार हैं। पहला है अर्थोत्कर्ष, दूसरा है अर्थापकर्ष, तीसरा है मूर्तिकरण, चौथा है अमूर्तिकरण। तो गोष्ठी जो शब्द है वह अर्थ उत्कर्ष के अंतर्गत आता है। अर्थ उत्कर्ष किसे कहते हैं? अर्थ उत्कर्ष में निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्कृष्ट अर्थ का बोधक होता है, वाचक होता है, तो उसे अर्थ उत्कर्ष कहा जाता है। पहले निकृष्ट अर्थ को ग्रहण करता था वह शब्द निकृष्ट अर्थ होता था, बाद में उस शब्द का उत्कृष्ट अर्थ ग्रहण कर लेता था, तो उसे अर्थ उत्कर्ष कहा जाता है। यहाँ गोष्ठी जो शब्द है, गोष्ठी का पहले निकृष्ट अर्थ हुआ करता था गौशाला, गौशाला, बाद में उत्कृष्ट अर्थ को ग्रहण कर लिया। उत्कृष्ट अर्थ हुआ गौशाला का सभ्य समाज की सभा, सभ्य समाज की सभा, सभ्य समाज की सभा को गोष्ठी कहा जाता है। अब पहले इसका अर्थ होता था निकृष्ट अर्थ गौशाला। उत्कर्ष के यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। करपट, करपट का निकृष्ट अर्थ है फटे चिथड़े वस्त्र, और उत्कृष्ट अर्थ है अच्छे वस्त्र। इसी प्रकार यहाँ सभ्य है, सभ्य का निकृष्ट अर्थ है सभा के योग्य, और यहाँ उत्कृष्ट अर्थ होगा यहाँ पर भद्र पुरुष, शालीन पुरुष, यह प्रशंसा सूचक शब्द है। इसी प्रकार मुग्ध है, मुग्ध का पहले अर्थ था मूर्ख, और बाद में इसका उत्कृष्ट अर्थ हो गया मोहित होना। उपदेव ने अपनी व्याकरण पुस्तक का नाम मुग्ध बोध रखा था। क्या रखा था? मुग्ध बोध, अर्थात जो मूर्ख को भी बोध करा दे। अगला प्रश्न है वज्रवटुक शब्द अर्थादेश के किस भेद के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है अर्थापकर्ष के अंतर्गत आता है। अर्थापकर्ष अर्थ उत्कर्ष का विलोम शब्द है। अर्थापकर्ष में पहले कोई शब्द उत्कृष्ट अर्थ होता था, बाद में निकृष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर वज्रवटुक शब्द देख रहे हैं। वज्रवटुक का पहले उत्कृष्ट अर्थ होता था पक्का ब्रह्मचारी, पक्का ब्रह्मचारी। बाद में इसका निकृष्ट अर्थ हो गया, वह है बजरबट्टू, बजरबट्टू, बजरबट्टू यानी मूर्ख। यहाँ पर अर्थापकर्ष के उदाहरण दिए हुए हैं। भादा, भादा का पहले उत्कृष्ट अर्थ था भाला या अच्छा। भादा जो शब्द बना है वह भद्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है भला होना। अब लेकिन यह बुरे होने के अर्थ में ग्रहण कर लिया है, यानी निकृष्ट अर्थ को ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार यहाँ पर हरिजन जो शब्द है, हरिजन का पहले उत्कृष्ट अर्थ होता था हरि का जन यानी ईश्वर भक्त, बाद में वह वंचित वर्ग को ग्रहण कर लेता है। इसके बाद है यहाँ पर शौच जो शब्द है, शौच जो शब्द बना है वह सूची धातु से बना है, सूची धातु, जिसका अर्थ होता है पवित्र कार्य के लिए, लेकिन अब शौच का अर्थ मल त्याग के लिए हो गया है।
इसी प्रकार यहाँ असुर शब्द देख रहे हैं। असुर का उत्कृष्ट अर्थ है देवता, लेकिन बाद में यह राक्षस शब्द के लिए अर्थ को ग्रहण कर लिया है, यानी निकृष्ट अर्थ हो गया है। भाई का अर्थ सहोदर है और दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है, क्यों भाई, आपको क्या चाहिए। यहाँ भाई का प्रयोग अर्थ परिवर्तन का कौन सा कारण है। भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन, धार्मिक परिवेश में परिवर्तन, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन। सही उत्तर है सामाजिक परिवेश में परिवर्तन। यहाँ जो भाई शब्द है वह सामाजिक परिवेश में कई अर्थों में ग्रहण किया जाता है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति किसी से पूछता है, भाई मुझे बाज़ार जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पति अपनी पत्नी से कहता है, ज़रा देखो भाई साले साहब आए हैं। पत्नी भी पति से कहती है, भाई आपने तो मुझे तंग कर दिया। पिता अपने पुत्र से कहता है, देखो भाई ध्यान से ये काम करना। तो इसी प्रकार यहाँ जो दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है, क्यों भाई, आपको क्या चाहिए। तो अर्थ परिवर्तन का कौन सा कारण है। सही उत्तर है सामाजिक परिवेश में परिवर्तन है। ग्लास का अर्थ कांच है और ग्लास यानी गिलास सभी प्रकार के गिलास जैसे स्टील, कांच, चांदी, प्लास्टिक के बने पात्र के लिए होने लगा। यह अर्थ परिवर्तन का कौन सा कारण है। सही उत्तर है भौतिक परिवेश में परिवर्तन। जनता, खटाई और मिठाई ये शब्द अर्थादेश के किस भेद के अंतर्गत आता है। अर्थादेश के 4 भेद हैं, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। तो सही विकल्प है मूर्तिकरण। तो मूर्तिकरण किसे कहते हैं। पहले जब किसी शब्द का अर्थ अमूर्त यानी निराकार होता था, पर बाद में वह कोई मूर्त अर्थ में प्रयोग होने लगे तो उसे मूर्तिकरण कहा जाता है। तो जनता पहले भाववाचक संज्ञा था यानी और मानवता का वाचक था, लेकिन बाद में यह जनसाधारण के अर्थ में होता है। यानी जो जनता जो शब्द है पहले वह भाववाचक था, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, वह अमूर्त होता है, लेकिन बाद में वह जनसाधारण के लिए प्रयोग होने लगा। जनसाधारण। तो यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा क्या है, अमूर्त है, और जनसाधारण क्या है, वह मूर्त है। तो मूर्तिकरण का मतलब है कि जो अमूर्त है उसको साकार रूप में अर्थ को ग्रहण करना, यानी मूर्तिकरण करना। इसी प्रकार यहाँ खटाई जो शब्द दिया हुआ है, खटाई और जो मिठाई जो शब्द है यहाँ पर वह पहले भाववाचक संज्ञा के अर्थ में था, यानी खट्टापन और मिठास के अर्थ में होता था। खटाई का पहले क्या अर्थ था, खट्टापन, और मिठाई का क्या अर्थ है यहाँ पर, मिठास। तो खट्टापन और मिठास क्या है, वह भाववाचक संज्ञा जो अमूर्त है, लेकिन बाद में वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अर्थ में अर्थ को ग्रहण कर लेता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, वह मूर्त है। अगला प्रश्न है, कपाल, बड़ी छाती, बड़ा कलेजा, विशाल हृदय, ये जो शब्द है अर्थादेश के किस भेद के अंतर्गत आता है। सही विकल्प है अमूर्तिकरण। अमूर्तिकरण क्या है, जब कोई शब्द मूर्त अर्थ को छोड़कर अमूर्त अर्थ ग्रहण कर लेता है तो उसे अमूर्तिकरण कहते हैं। तो कपाल जो यहाँ शब्द है, कपाल का पहले अर्थ क्या था, खोपड़ी। खोपड़ी, खोपड़ी क्या है, यह मूर्त शब्द है, लेकिन आजकल यह अमूर्त हो गया है। वह भाग्य, कपाल यानी भाग्य। भाग्य क्या है, यह अमूर्त है, यानी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ पर बड़ी छाती और बड़ा कलेजा, विशाल हृदय, पहले मूर्त अर्थ था इसका, लेकिन अब यह साहस, दृढ़ता और उदारता का सूचक हो गया है। उदारता, साहस, दृढ़ता ये सारे क्या हैं, ये अमूर्त है, यानी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। सही विकल्प है संस्कृत। अगला प्रश्न है, अर्थ संकोच के कारण हैं। समास, पारिभाषिकता, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण नामकरण,
उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अर्थ संकोच के 8 कारण हैं। पहला है समास, दूसरा है पारिभाषिकता, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय, पांचवा है विशेषण, छठा है नामकरण और सातवां है विशेषीकरण। विशेषीकरण और आठवां है। अगला प्रश्न है, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। यहाँ कुत्ता और शेर के अर्थ परिवर्तन के कौन से कारण है? भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन, लक्षण व्यंजना का प्रयोग, भौतिक परिवेश में परिवर्तन। सही उत्तर है लक्षण व्यंजना का प्रयोग। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है, यानी जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ को ग्रहण न कर विशेष अर्थ को व्यंजित करता है, विशेष अर्थ को वह ग्रहण करता है, तो उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो यहाँ कुत्ता और जो शेर है वह किसी पशु के लिए, जानवर के लिए नहीं आया है। यहाँ पर इस वाक्य में इसका विशेष अर्थ क्या है, लाक्षणिक अर्थ क्या है? कुत्ता यानी कमज़ोर और शेर यानी क्या हो गया? बहादुर। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि। सही उत्तर है लिपि। लिपि भ्रंश का भाषा काल इनमें से क्या है? भ्रंश का भाषा काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? सही उत्तर है पाली। भाषा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है? सही उत्तर है दैवीय सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप भाषा विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो देखें। केंद्रीय कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा कहलाती है। केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा कहलाती है। भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार ध्वनि है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है डिंगल। भाषात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। यह भाषा की परिभाषा किसका है? सही उत्तर है हेनरी स्वीट का है। भाषा की उत्पत्ति के कौन सा सिद्धांत धर्म ग्रंथों में व्यक्त होता है? सही उत्तर है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा विज्ञान की किस अध्ययन पद्धति को ऐतिहासिक अध्ययन भी कहा जाता है? सही उत्तर है बहुकालिक पद्धति। संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक जी रिवेज हैं। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो यहाँ हिंदी क्षेत्र के, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वह उनकी संख्या है 10। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? सही उत्तर है डिंगल। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। तीसरा है राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी आते हैं। चौथा है बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आते हैं। और पांचवा है पहाड़ी के अंतर्गत मंडियाली यानी हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी आते हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं।
अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, मगही बिहारी की बोली है और मेवाती राजस्थानी की बोली है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ था। सही विकल्प है 1000 ईस्वी। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। सही विकल्प है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है। सही विकल्प है ध्वन्यात्मक। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। सही विकल्प है काका कालेलकर। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली बघेली है। देवनागरी लिपि राजलिपि के रूप में कब स्वीकार की गई। देवनागरी लिपि राजलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई। बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली अवधी नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। भोजपुरी, मैथिली, मगही यह बिहारी हिंदी की बोली है। बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है। बैसवाड़ी अवधी की बोली है, उपबोली है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। सही विकल्प है शब्द। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। सही विकल्प है वर्ण। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है। पहले हम जानते हैं भारतीय मत के अनुसार पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा है वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। वर्णों में व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। अगला परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसके बाद है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की परिभाषा है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद है पीडी गुणी के अनुसार शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। सुकुमार सेन के अनुसार अर्थवान कंठ से निःसृत ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है भाषा के बारे में, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की वीरान बस्ती बनने से बच गया। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है जिनके स्वर में अनुभूति अभिव्यक्ति पाती है। इसके बाद जानते हैं पश्चिमी विद्वानों के अनुसार भाषा के संबंध में क्या उनके मत हैं, विचार हैं। परिभाषा है प्लेटो, विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। क्रोच के अनुसार अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं। इसके बाद कार्डिनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहारित व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। ब्लॉक और ट्रेगर के अनुसार एक भाषा मनमाने स्वर प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक समाज समूह सहयोग करता है। इसके बाद
स्टुटवेंट के अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है? भाषा तंत्रों द्वारा मनमाने स्वर प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग करते हैं और बातचीत करते हैं। स्विट के अनुसार भाषा की परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ए कॉर्डिनर के अनुसार विचार अभिव्यक्ति हेतु व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है। इसके बाद वेंडी के अनुसार है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से अभिप्राय उन प्रतीकों से है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ब्लूमफील्ड ने लिखा है लेखक भाषा नहीं वह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है। बोल्ट के अनुसार उच्चारित ध्वनि को भाव अभिव्यक्ति के उपयोगी बनाने की चिरंतन चेष्टा का फल है भाषा। यह स्वर्ण इंद्रिय के पथ से मानव मन की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा के बारे में बताया गया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।